नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुमन कुमार सिंह दिल्ली हाई कोर्ट यशस्वी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का पहला एमसीक्यू आ चुका था। दूसरे एमसीक्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब हर अल्टरनेटिव में आता रहेगा। दोस्तों, ये बीपीएससी एपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है, लेकिन ये अदर जुडिशियल सर्विसेज और अदर स्टेट एपीयू सर्विसेज के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बीपीएससी एपीयू के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इसको मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसके बाद कभी भी वो क्वेश्चन आए तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस the office in charge of police station will send the copy to concerned magistrate। या किसी भी ऑफेंस के कमीशन पे और किसी भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एक एफआईआर की कॉपी कंसर्न मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है सीआरपीसी के? तो दोस्तों, मैंने इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, लास्ट में मैं आंसर का वो ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आंसर सारे मिल जाएंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने इतने अच्छे से कर दिया है कि आंसर की जरूरत नहीं है, आप अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर है सेक्शन 157। सेक्शन 157 कहता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों, ये सीआरपीसी के चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट का सब सेक्शन 1। If from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed up in a person or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the fact and circumstances of the case and if necessary to take measures for discovery and arrest of the offender, provided that। दोस्तों, प्रोवाइडेड डेट जहाँ भी है दैट मीन्स कि वहाँ कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन इसका कंटेंट्स देख लेते हैं एक बार। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होने पर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, उसको ऐसा लगता है कि कोई ऑफेंस होने की संभावना है और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी, वो ऐसी रिपोर्ट को भेजेगा कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास जो एम्पावर्ड है ऐसे केसेस में कॉग्निजेंस लेने के लिए, और अपने किसी सबऑर्डिनेट को वो आगे भेजने के लिए डिप्यूट कर सकता है। लेकिन ऐसे रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से प्रिस्क्राइब किया हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस। चलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस भी देख लेते हैं इसमें क्या है। ए, व्हेन इंफॉर्मेशन as to the commission of any such offence is given against any person by name and case is not of a serious nature, officer in charge of police station need not to proceed in a person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot। दूसरा, if it appears to the police officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case। अब दोनों में क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली देख लेते हैं। अब ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑफेंस के कमीशन के लिए किसी पर्सन से मिलता है उसके नाम से, और केस जो है सीरियस नेचर का नहीं है, जैसे किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, तो जरूरी नहीं है कि इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है वो ही जाएगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है ताकि वो इसमें इंक्वायरी कर सके। बी, ऐसा अपेयर होता है पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सो जैसे कि हस्बैंड वाइफ की आपस में कहासुनी हो गई, अब उसने कर दिया कॉल
तो उसमें अगर ऐसा हो जाता है कि रेगुलर कॉल है और तो उसमें वो चाहे वो जानता सिचुएशन जान रहा है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सेक्शन 157 सबसेक्शन 2 in each of the case mentioned in clause A and B of the proviso to subsection 1, the officer in charge of police station shall take in his report his reason for not fully complying with the requirement of the subsection, and in case mentioned in clause B of said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the state government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated. अगर किसी केस में इंक्वायरी नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं करता इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन तो उस केस में उसको रिपोर्ट बना के देना होगा। ऐसा नहीं कि जी मन हो गया इंचार्ज को चलो ये बंद कर देते हैं केस, तो ऐसा नहीं होगा। वो बंद करने से पहले वो उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएगा कि उसने अगर इंक्वायरी करी तो क्या इंक्वायरी करी, नहीं करी तो क्या इंक्वायरी नहीं करी और क्यों करी, और साथ में अगर कोई उसमें इंफॉर्मेंट है जिसने इंफॉर्मेशन दिया था केस के लिए कि ऐसा कुछ ऐसी कोई घटना है ऐसा कुछ होने वाला है तो उसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, in which one of the following section of CRPC provision for legal aid is made? ये प्रैक्टिस करने वाले हमारे अधिवक्ता हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी अच्छा लगेगा। ये रियल लाइफ क्वेश्चन। In which one of the following section of CRPC section 304 legal aid to accused at the state expense in certain cases. Section 304 subsection 1, where in a trial before a court of session the accused is not represented by a pleader and where it appears to the court that accused has not sufficient means to engage a pleader, the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state. सेक्शन 304 सबसेक्शन 1 कहता है कि जहां किसी भी ट्रायल के बिफोर सेशन एक्यूज्ड के पास कोई प्लीडर नहीं है और वो कहता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं प्लीडर को इंगेज कर सकूं, तो कोर्ट एक प्लीडर असाइन करेगा, वो भी स्टेट के खर्चे। ये तो सेशन कोर्ट की बात होगी। अब द हाई कोर्ट विद द previous approval of state government make rule provided for the mode of selecting pleader for defense under subsection 1, the facility to allow to such pleader by the courts, the fees payable to such pleader by government and generally for carrying out the purpose of subsection 1। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पैसों की बात है। कोई भी हम लीडर स्टेट किसी एक्यूज के लिए प्रेयर होते हैं और कोर्ट हमें असाइन करता है तो उसमें हमें कहाँ से कितने पैसे मिलेगा ये रूल कौन बनाता है? तो दोस्तों ये रूल दिया हुआ है, ये रूल बनाता है हाई कोर्ट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल का जो प्लीडर होगा उसके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा ये भी हाई कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, क्या फैसिलिटी मिलेगी कोर्ट से वो भी डिसाइड करता है और क्या फीस पेवेबल होगा ये भी कोर्ट डिसाइड करता है। सबसेक्शन 3, the state government may by notification direct that as from such date as may be specified in notification the provisions of subsection 1 and 2 shall apply in relation to any class of trial before other courts in a state as they apply in relation to trial before court of session। state government डायरेक्ट करे जो प्लीडर्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे अदर कोर्ट्स में। तो एक दो केस लॉ देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है सुखदास and another versus Union Territory of Arunachal Pradesh 1986 AIR 991। इस केस में कहा राइट टू फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल राइट है और हर सिटीजन को प्रोवाइड होना चाहिए। 22 आर्टिकल 22(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज मेंशन है ये फंडामेंटल राइट फ्री लीगल एड, तो इस हिसाब से मिलना चाहिए, नहीं तो ये इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी आइडियोलॉजी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 304 में दिया गया और इसी को ध्यान में रखते हुए
इस केस में एपेक्स कोर्ट ने डिसाइड। सीआरपीसी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए ये जजमेंट दिया था। सुखदास एंड अनदर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1986 में आया 99 पर। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी एपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम कोई भी केस एक्यूज के काउंसिल के बिना अगर हम कोई भी क्रिमिनल केस डिसाइड कर देते हैं तो वो उस बंदे के फ्रीडम के साथ, उस बंदे के लिबर्टी के साथ वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन हो जाएगा। क्योंकि एक एडवोकेट ही है जो वो लीगल टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझता है और क्या कोर्ट में चल रहा है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक एक्यूज को हर चीज समझ में आए, इसलिए काउंसिल के बिना अगर कोई केस डिसाइड हो जाता है आर्टिकल 21 को वायलेट करेगा। ये दो इम्पोर्टेंट केस थे मैंने ले लिया। और आए दिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत केस में अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन मेनका गांधी दिया है तो आप 100 में से 30 क्वेश्चन सही मानो कि मेनका गांधी ही होगा। अब आप बंद करके आ सकते हो 70 क्वेश्चन, लेकिन 30 क्वेश्चन इन्होंने इतने केसेस समाज के लिए 30 क्वेश्चन तो सोशलिस्ट से रिलेटेड अगर है और वेलफेयर से रिलेटेड है या जानवरों से रिलेटेड है तो उसमें मेनका गांधी ही है। चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग section of CRPC the review of judgment or final order prohibited except to correct a clerical or arithmetic error? ऑप्शन है सेक्शन 261, सेक्शन 262, सेक्शन 361, सेक्शन 362। दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 362, court not to after judgment save as otherwise provided by the court or by any other law for the time being in court, no court when it had signed its judgment or final order disposing of a case shall alter or review the same except to correct a clerical or arithmetical error. That means कि आंसर नंबर डी सही है। सेक्शन 362 कहता है जजमेंट या फाइनल ऑर्डर पास हो जाने के बाद किसी भी केस में केवल क्लर्कल या अर्थमेटिकल एरर है उसी को करेक्ट किया जा सकता है और कुछ नहीं, एक्सेप्ट अगर कोई लॉ उस टाइम इन फोर्स है जो अलाउ करता है चेंजेस। लेकिन इसके बाद कुछ जजमेंट आए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया स्ट्रिक्टली प्रोविजन पर्टेनिंग टू रिकॉलिंग और रिव्यूइंग ऑफ जजमेंट इज कंटेन इन सेक्शन 362 ऑफ सीपीसी and section 44 of Indian Evidence Act. That means judgment के recalling और review 44 of Indian Evidence Act। इसलिए हमें हमेशा इस चीज को याद रखना है। ये 362 का प्रोविजन कोर्ट को रोकता है एक बार जजमेंट आ जाने के बाद उसको उसमें कोई भी बदलाव करने के लिए क्लर्कल या अर्थमेटिकल एरर को छोड़ के। लेकिन समय समय पर कोर्ट ने इस चीज को भी बदला है और इस चीज को के लिए भी जजमेंट्स आए हैं कि कोई भी जजमेंट या ऑर्डर अगर ये सब प्रूफ कर दिया जाता है कि वो फ्रॉड करके ऑब्टेन किया। अब जज के सामने कोई फ्रॉड विटनेस को लाया, फ्रॉड एविडेंस दिखाया और उस बेस पे कोई जजमेंट या ऑर्डर ऑब्टेन किया है तो वो चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कैन a magistrate order the search of any place in his presence for a search of which he is empowered to issue a search warrant? Section 103 of CRPC. Magistrate may direct search in his presence. Any magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue search warrant. आंसर का पता चल ही गया होगा। यस, अंडर 103 कोई भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। मैजिस्ट्रेट सर्च के लिए डायरेक्शन दे सकता है अपने प्रेजेंस में, लेकिन ऐसे जगह के लिए जहां की वो सर्च वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is not correct with reference to section 125 of Code of Criminal Procedure? फ्रेंड्स पिछले एमसीक्यू में मैंने डिटेल में कराया था
125 इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन ये डाला मैंने, देख लेते हैं। सेक्शन 125 cannot be used against a person who does not possess sufficient economic means। बिल्कुल सही है, किसी पर्सन के पास पैसे है ही नहीं, बिल्कुल अर्न नहीं कर पा रहा, हो सकता है कोई रीजन हो, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, बिजनेस लुट गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है पास में, तो वो मेंटेनेंस कैसे दे सकता है? तो इकोनॉमिक मीन्स नहीं है तो वो नहीं देगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन मैरिड डॉटर whose husband is unemployed is of father of such wife। ये बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, सीआरपीसी के 125 में कहीं मेंशन नहीं होगा। अब एक मैरिड डॉटर है, उसका हस्बैंड अगर सही कमा रहा तो फादर उसको मेंटेन करेंगे, ऐसा कुछ भी। थर्ड, a married daughter also has an obligation to maintain her parents who are unable to maintain themselves। बिल्कुल एक मैरिड डॉटर को का ये ऑब्लिगेशन या राइट है कि वो अपने पेरेंट को मेंटेन करे, बेटा या बेटी ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स वो डॉटर है तो वो अपने फादर को मेंटेन करेंगे, करना पड़ेगा, तो ये भी सही है। फोर्थ, हर हस्बैंड and has not remarried, a woman has taken divorce from her husband and has not remarried may claim maintenance from her ex-husband। बिल्कुल ये भी सही है, अगर किसी महिला ने डिवोर्स ले लिया है और उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है तो अपने एक्स हस्बैंड से वो मेंटेनेंस ले सकती है। दैट मीन्स कि इसका बी ऑप्शन गलत है, पांचवा का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेशन ट्रायल का लगभग पूरा इसमें मैंने डिटेल कवर कर दिया है। सच तो ये है कि मेरे पास मैक्सिमम सेशन कोर्ट के ही केसेस हैं, पर्सनली मैं जो डील करता हूँ, तो इसमें मज़ा आएगा। देख लेते हैं पूरा सेशन ट्रायल कैसा चलता है वो भी। और बड़ी सही बताऊँ तो बड़ी शांति होती है। CMM, MM या फिर CJM इनकी कोर्ट में बहुत भीड़ होती है। सेशन ट्रायल जो होता है उसमें बहुत सीखने को मिलता है, तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या। फ्रेंड्स, सेक्शन 225 टू 237 ऑफ CRPC को मेंशन किया हुआ है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। 225, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सेशन में ट्रायल होगा तो उस पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस ट्रायल को कंडक्ट कराएंगे। अब प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो आप समझ गए होंगे जिसके लिए हम अभी तैयारी करते हैं, तो अभी तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे। प्रोसिक्यूशन कंडक्ट जो होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा होगा। अब प्रोसिक्यूशन क्या होता है? प्रोसिक्यूशन सिंपल में आप समझ लो, कोई भी कंप्लेन हुआ तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है, ये मैं आपको समझने की पर्पस से बता रहा हूँ, तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो होगा वो प्रोसिक्यूटर कहलाएगा। तो उसके खिलाफ जो लड़ेगा, यानी कि जो पुलिस के तरफ से होगा वो प्रोसिक्यूटर होगा, तो वो कंडक्ट कराया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की के द्वारा। ठीक है। सेकंड, सेक्शन 226, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर or is brought before the court in pursuance of a commitment of case under section 209, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposed to prove the guilty of the accused। accused जब भी कोर्ट में लाया जाएगा या अपेयर होता है तो प्रोसिक्यूटर क्या करेगा कि उसके खिलाफ क्या एविडेंस है जिससे कि उसको वो गिल्टी साबित कर सकता है, वो डिस्क्राइब करेगा। ये चार्जेस है आपके ऊपर और आपके खिलाफ ये सबूत है जिससे कि वो गिल्टी साबित कर सके। सेक्शन है डिस्चार्ज। इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड देयरविद एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन in this behalf, the judge considered that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge and record his reason for so doing।
चार्ज सुनने के बाद, एविडेंस देखने के बाद प्रिमा फिसाई शुरू में ही लग जाता है ऐसा जज को कि ये चार्ज जो है फ्रेम नहीं हो सकता, तो वो क्या करता है कि इनिशियल स्टेज में ही चार्ज, इसी को बोलते हैं चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इसी टाइम पे जो है एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि आपके खिलाफ जो भी एलिगेशंस थे वो चार्ज बनते ही नहीं। जज सुनने के बाद उसको डिस्चार्ज कर देगा और रीजन को रिकॉर्ड करेगा कि क्यों डिस्चार्ज किया। इसके लिए मैं एक बनाऊंगा, उसमें जजमेंट वगैरह भी दूंगा बहुत सारे डिस्चार्ज के लिए क्या क्या ग्राउंड होता है, क्योंकि जब भी केस चलता है अगर चार्ज पे डिस्चार्ज हो गया एक्यूज्ड तो बहुत बड़ी बात होती है। ये वकील के लिए, बहुत एडवोकेट के लिए बड़ी चीज होती है कि भाई केस शुरू होने के पहले ही खत्म करा दिया। फिल्मों में अक्सर देखा होगा, केस शुरू नहीं हुआ खत्म हो गया। वैसे ही यहाँ भी हो सकता है कि अगर आप बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके, ये डिफेंस काउंसिल अगर जाके वहां पर प्रूफ कर देता है कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन है वो एलिगेशन गलत है, सेशन के कोर्ट में सपोज करो कोई रेप का केस है और उसमें हमने ये साबित कर दिया जब चार्जेस लगे, चार्जेस के टाइम पे, कि जिस दिन एलिगेशन लगाया है लड़की ने इस दिन मेरे साथ रेप हुआ था, और उस चीज को हम साबित कर दे कि उस डेट पे मैं उस जगह पे प्रेजेंट नहीं था। प्ली ऑफ एलिबाई आपने वो पढ़ा होगा, वो भी उस पर चलेंगे बाद में। अगर हमने साबित कर दिया कि मैं उस डेट पे वहां नहीं था उसी टाइम, तो ये चार्ज बनता है, फिर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोरसेड the judge is of opine that there is a ground for presuming that the accused has committed an offense which is not exclusively triable by the court of session, he may frame a charge against the accused and by order transfer the case for trial of chief CJM or other judicial magistrate of first class and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or, as the case may be, the judicial magistrate of first class on such date as he may deem fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant case instituted in the police report. 228 subsection B is exclusively triable by the court, he shall frame in writing a charge against the accused. Section 228 framing of charges. सिंपल, अगर जज को ऐसा लगता है कि चार्ज बन रहा है और वो प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है, जो भी एविडेंस दिया गया है और आर्गुमेंट किया उससे सेटिस्फाई हो जाता है कि चार्जेस बनते हैं, तो वो चार्ज फ्रेम करेंगे। और अगर केस सेशन कोर्ट का नहीं होता तो वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या अदर कंप्लीट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेज देंगे, और अगर बनता है तो वहां पर फेयर ट्रायल सेशन कोर्ट में ही चलेगा। सेक्शन 229 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। सिंपल, तो हेडिंग से ही पता चल जाता है कि अगर कोई प्लीड गिल्टी करता है, इफ द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी द जजेस शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। अपने ज्ञानानुसार एक्यूज को कन्विक्ट करेंगे। डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। नेक्स्ट सेक्शन 230 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जो पर्टिकुलर डायरी में अवेलेबल उनके पास डेट होगा वो डेट देंगे एविडेंस के लिए। सेक्शन 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। सपोज करो विटनेस को डेफर कर दिया गया है, इस विटनेस के बाद में उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो जज अपने पावर का इस्तेमाल करके डेट दे सकते हैं। प्रोसिक्यूशन को अपना केस स्टैब्लिश करना होता है, साबित करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 232 एक्यूबिटर। इसकी चाहत हर एक्यूज्ड को होती है। If after taking the evidence for prosecution, examine the accused and hearing the prosecution and the defense on the point that judge consider that there is no evidence that accused committed the offense, judge shall record an order of acquittal. जज को ऐसा लगता है कि जितने भी एविडेंस हुए हैं इन सबको ध्यान में रखने के बाद कोई ऐसा ऑफेंस जो जिसके लिए एक्यूज्ड के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि उसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया, तो वो एक्विटल का ऑर्डर जज रिकॉर्ड कर देंगे। एंटरिंग अपॉन डिफेंस वेयर द एक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड
अब एक्विटल हो गया 232 में, उसके बाद सपोज करो एक्विटल नहीं हुआ, देन 233 में चलेंगे, 233 में चलेंगे, तब फिर क्या होगा, डिफेंस में चलेंगे, एंट्री अपॉन डिफेंस वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड अंडर 232 दिस हैज बीन कॉल्ड अपॉन टू एंटर हिज डिफेंस एंड एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट देयरऑफ। अब उसको भी तो ऑप्शन मिलेगा, अपने आप को प्रोसिक्यूशन ने तो अपना कर दिया, जो भी उसका एविडेंस था उसने बुलाया, उनका एविडेंस कोर्ट के सामने गवाही कराई, जो भी विटनेस थे। अब इसकी बारी है कि जो भी इससे रिलेटेड पर्सन है उसको मैं विटनेस एज अ विटनेस कोर्ट में पेश करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूँ, तो उसको मौका मिलेगा अब वो अपने उसके डिफेंस के लिए। लेकिन प्रोसीजर पहले प्रोसिक्यूशन को सारा प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस को, विटनेस का एविडेंस कराएगा, अपने सारे वो देगा, उसके बाद एक्यूज की बारी आएगी। सेक्शन 234 आर्गुमेंट होगा। जब एक्यूज एक बार अपना डिफेंस करा लेता है तो सेक्शन 234 में आर्गुमेंट शुरू होगा, और उसके बाद सेक्शन 235 जब आर्गुमेंट, फाइनल आर्गुमेंट खत्म हो जाता है तो फिर जजमेंट आएगा कि एक्यूज्ड एक्विटल होगा या कन्विक्ट होगा। उसके बाद सेक्शन 236 प्रीवियस कन्विक्शन, बाद लास्ट सेक्शन आ जाता है प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2। सेशन कोर्ट जो है वो किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेंगे, वारंट केस की तरह इसका भी ट्रायल करेंगे पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद सेशन ट्रायल एक और डिटेल में एक बार और कर लेंगे। लेक्चर 7 बाय क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन सेक्शन 459 ऑफ CRPC द वर्ड लेस देन 10 रुपीज हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द वर्ड। इसमें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 459 कहता क्या है। पावर टू सेल perishable property if the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the property is subject to speedy and natural decay, or if the magistrate opinion that its sale would be for the benefit of the owner, or that of the value of such property is less than 500 rupees, the magistrate may at any time direct to be sold and provision of section 457 and 470 as nearly as may be practicable apply to net proceeds of such sale। तो सिंपल समझते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी है और उसके सीजर के लिए रिपोर्ट किया गया है, उसको सीज करने के लिए रिपोर्ट किया गया है कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास, लेकिन साथ में ये भी है कि वो बहुत तेजी से खत्म होने वाला चीज है या बर्बाद छाय होने वाला, खत्म होने वाली चीज है। उसको बेचने से ओनर को बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है अगर नहीं बेचा तो वो खत्म हो जाएगा, अगर बेच दिया तो उसको बेनिफिट ओनर को हो जाएगा कि उसको वैल्यू उसको दे दी जाएगी। यहीं पर अमेंडमेंट हुआ है, इज लेस देन 500 रुपीज। पहले ये लेस देन 500 रुपीज 10 रुपीज। सिर्फ एक चीज समझाना चाहूंगा कि इसमें जो प्रॉपर्टी का मतलब है, वर्ड प्रॉपर्टी इज अंडर सेक्शन 451 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मीन्स एंड इंक्लूड अ property of any kind or documents which is produced before the court or which is in its custody। सेक्शन 451 में इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और ये बताया है कि प्रॉपर्टी कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है और कस्टडी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 period of limitation for an offence punishable with a term 2 years as per section 468 of CRPC is। section 468 क्या कहता है? section 468 bar to take cognizance after lapse of a period of limitation। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज करो किसी कोई भी क्राइम किया और उसमें कितने दिन तक अगर किसी ने कंप्लेन नहीं किया, वो उसका टाइम पीरियड क्या है, ये एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है डिफेंस काउंसिल के लिए एटलीस्ट। सेक्शन 468 सबसेक्शन 1 except as otherwise provided elsewhere in the code, no court shall take cognizance of offence of the category specified in subsection 2 after expiry of the period of limitation। 468 सेक्शन 468 ऑफ CRPC सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है
अदरवाइज प्रोवाइडेड, जहां दे दिया, दैट मीन्स के टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, देन उस केस में सब सेक्शन 2 कहता है कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन shall be 6 months if the offense is punishable with fine on। अगर किसी केस में पनिशमेंट केवल फाइन है तो उस केस में, और वैसे केस में अगर 6 मंथ तक कोई कंप्लेंट नहीं हुआ या कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। दूसरा, 1 ईयर if offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year। ऑफेंस के लिए पनिशमेंट 1 साल के लिए है और 1 साल तक उसमें कोई कंप्लेन नहीं होगा, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, ये लिमिटेशन में आ जाएगा और वो बार हो जाता है। कॉग्निजेंस बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस। 3 ईयर if offense is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years। सपोज किसी ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है और उस ऑफेंस का कंप्लेन 3 साल के बाद 3 साल एक बार डील किया, तो वैसे केस का भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। तीसरा कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑफेंस विच में बी ट्राई टुगेदर शैल बी डिटरमाइंड with reference to offense which punishable with the more severe punishment or as case may be the more severe punishment। Question number 9, the power of magistrate to detain a person for purpose of police investigation is for the maximum period of। देख लेते हैं कि डिटेंशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो डिटेंशन दिया हुआ है सेक्शन 167। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। तो इसमें मैक्सिमम पीरियड कितने दिन के लिए मैजिस्ट्रेट जो है किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकता है किसी भी केस में। सेक्शन 167 कहता है क्या प्रोसीजर है अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि प्रेमा फेसाई किसी को अगर अरेस्ट किया तो 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। तो अगर सपोज नहीं हुआ तो उसके लिए क्या प्रोसीजर। 167 सबसेक्शन 1, whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57 and there are grounds for believing that the acquisition or information is well founded, the officer in charge of police station or police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub-inspector, shall forthwith transmit nearest judicial magistrate a copy of entry and diary hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate। जब भी कोई पर्सन अरेस्ट कर लिया गया और कस्टडी में रखा गया है और ऐसा लगता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जो कि सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी फिक्स किया गया है, सफिशिएंट ग्राउंड है जिससे कि ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड के पास है इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे केस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या जिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया है इंस्पेक्टर से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में एक केस डायरी जिसको रोज नामचा बोलते हैं वो होता है, जिस भी उस डायरी में जो भी एंट्री किया है उसके साथ वो भेजेगा और एट द सेम टाइम और उसी टाइम एक्यूज्ड को भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देगा। सेक्शन 167 2, the magistrate to whom an accused is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time, authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit, for a term not exceeding 15 days in the whole, and if it has no jurisdiction to try the case or commit it for the trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded the magistrate having such jurisdiction, provided that कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसके पास ऐसे केस को भेजा गया है
चाहे उसका जुरिसडिक्शन उस केस को ट्राई करने का हो चाहे ना हो, समय समय पर अगर मैजिस्ट्रेट को सही लगता है तो ऐसे डिटेंशन को ऑथराइज कर सकते हैं फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 दिन से ज्यादा के लिए एक समय में नहीं कर सकता, और उसके पास जुरिसडिक्शन ऐसे केस के ट्रायल का जुरिसडिक्शन नहीं है, और ऐसा फर्दर लगता है कि उस बंदे का डिटेंशन अननेसेसरी है, तो वो ऑर्डर कर सकता है कि जिनका जुरिसडिक्शन है उनके पास केस एक्यूज को फॉरवर्ड कर दिया जाए। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज the detention of accused person otherwise than in the custody of police beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate ground exists for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of accused person in custody under this paragraph for total period exceed। अगर कोई मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ पर एडिक्वेट ग्राउंड है, सफिशिएंट ग्राउंड है बंदे को 15 दिन से ज्यादा कस्टडी में रखने के लिए, तो वो इसको ऑथराइज कर सकता है। लेकिन फिर वही उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन है क्लॉज 90 days वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 10 years। 90 days से ज्यादा नहीं रख सकता है अगर पनिशमेंट मौत का है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या 10 साल से ज्यादा की सजा, 10 साल से कम की या 10 साल से कम की सजा नहीं है तो 60 days रख सकता है वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एनी ऑफेंस एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड इज 90 days और 60 days एज द केस मे बी। द accused person shall be released on bail if he is prepared and does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be released under provision of chapter 33 for the purpose of fracture। 60 दिन रख सकता है अगर कहीं किसी दूसरे ऑफेंस के लिए है, और 60 दिन या 90 दिन के एक्सपायरी पे बंदा अगर बेल फर्निश करता है तो उसको बेल दिया जाएगा। चैप्टर 33 हम लोग बेल भी पढ़ लेंगे डिटेल में, बेल में के लिए भी एक लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बेल कराया। नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन एनी कस्टडी अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम। जब तक कि एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाए तब तक वो ऑथराइज नहीं है कस्टडी के लिए। मैजिस्ट्रेट ऑथराइज तब तक नहीं है जब तक कि उसके सामने एक्यूज्ड को प्रोड्यूस न किया जाए। सी नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास not especially empowered in this behalf by High Court shall authorize detention custody of police। Question number 10 में चलते हैं। When a case is instituted under section 199(2) of CRPC, the procedure of trial adopted in such case is session trial of warrant case instituted on police report, trial of warrant case instituted on otherwise than police report, समन ट्रायल। ये मैंने बताया था, अभी आया था अपना सेशन ट्रायल के उसमें सेक्शन 199(2), फिर भी देख लेते हैं। Notwithstanding anything contained in this code, when any offence falling under chapter 21 of the Indian Penal Code is alleged to have been committed against a person who at the time of such commission is President of India, the Vice President of India, the Governor of the state, and the administrator of Union Territory, or Minister of Union or of a state or of a Union Territory, or any other public servant employed in a connection with the affair of the union or state respect conduct in the discharge of public function, a court of session may take cognizance of such offence without the case being committed to it upon complaint in writing made by public prosecutor। दोस्तों यहाँ पर
अपना ये आज का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन जल्दी ही डे आफ्टर टुमारो, 100% डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट MCQ आएगा। और साथ में फ्रेंड्स UPPCS 2020 नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भी भरना चालू हो गया है। तो आप लोगों में से जो भी तैयारी करते हैं अब PCS की, वो भी भर सकते हैं, एक खुशखबरी है ये। और उसके लिए भी मैं देखता हूँ करंट अफेयर का MCQ कोशिश करता हूँ अपलोड करने की जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर करें, ना पसंद आया हो तो क्या पसंद नहीं आया वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।